बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा इक्विलिब्रियम, सब कुछ देख लेते हैं इसके अंदर। इक्विलिब्रियम उसकी दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने जो है वो पैरेलल फोर्सेस देखी क्या होती हैं। दो टाइप की पैरेलल फोर्सेस होती हैं, लाइक और अनलाइक। फिर हमने टॉर्क को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ी और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो तीन स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक चीज रह गई थी हमारी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम जरा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज जो हमारी रह गई थी वो हम पढ़ लेते हैं जरा। वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कहते हैं जी आप वेट को। आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये अर्थ है, ये अर्थ है जी। तो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है बाकायदा एक फोर्स लगा के, और उस फोर्स को आप कहते हो वेट। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है, और वेट से मुराद होता है वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा, अब मामला कुछ ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट पूरी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। ये नहीं है कि अब जानते हैं ना कि हर बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो अगर मैं इसमें मॉलिक्यूल्स बना दूं एक आइडियन रफली, तो ये मैंने बना दिए चलें जिसमें मॉलिक्यूल्स। अब ये नहीं है कि हर मॉलिक्यूल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल पर अर्थ जो है फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि इस पूरे मॉलिक्यूल को आप कंबाइन कर लें, अर्थ एक खास पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। यानी अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इसके हर पॉइंट पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा अर्थ। अर्थ इसके एक खास पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। उस पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पूरी बॉडी का जितना भी मास होता है वो उस एक पॉइंट पर आगे सिमट जाता है। अर्थ खाली उस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक ये फनल देखा होगा। आपने ऐसी एक डिवाइस होती है, फनल कहते हैं इसको। अब होता क्या है, आप इस फनल के हर तरफ से लिक्विड डाल रहे होते हो, हर तरफ से आप इसके लिक्विड डाल रहे होते हो, लेकिन लिक्विड आपको एक खास पॉइंट से ही निकल के आ रहा होता है। आप इनपुट क्या कर रहे हो जी, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जगहों से आप इनपुट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको आउटपुट आ रहा है वो एक खास पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो बॉडी होती है वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हर मॉलिक्यूल को अर्थ को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। हर मॉलिक्यूल्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर मॉलिक्यूल्स को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि क्या होता है जी, इन तमाम मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो एक खास पॉइंट पर आ जाता है, और फिर अर्थ उस एक पॉइंट को अट्रैक्ट कर रही होती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर दें, यानी कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट एक, और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब आपको मैंने क्या कहा है कि अर्थ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपने सपोज करें जी यहाँ उंगली रख दी, यहाँ आपने उंगली रख दी, तो आपकी उंगली ने ऊपर आर नाम की फोर्स लगाना शुरू कर दी, जिसने आपके डब्ल्यू को बैलेंस कर दिया। तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपने उस पॉइंट का वेट खत्म कर दिया आर लगा के। तो उस पॉइंट को जिसपे पूरी बॉडी का वेट आ जाता है, पूरी बॉडी का मास सिमट के उस एक पॉइंट पे आ जाएगा। अर्थ ने खाली उस एक पॉइंट को अट्रैक्ट करना होता है। दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उस एक खास पर्टिकुलर पॉइंट को बैलेंस कर दो, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे, आपने क्या करा, बैलेंस के नाम पे आपने अपने हाथ के जरिए आर लगाना शुरू कर दी। इस एक पॉइंट पे ही सारा वेट है, तो वेट और आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपकी पूरी बॉडी अट्रैक्ट बराबर हो जाती है। तो उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हो, द पॉइंट एट विच द होल वेट लाई। इसकी हम डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपको, इस एग्जाम्पल्स को हटा के आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द पॉइंट एट विच द होल वेट लाई। वो पॉइंट जिसपे पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो आ जाता है, सिमट कर उस एक पॉइंट पर आ जाता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो एक चीज रह गई थी,
उसको मैंने आपको बता दिया कि सपोज करें हमारे पास एक सर्किल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसका सेंटर होता है। इस पूरे सर्किल के तमाम मॉलिक्यूल्स पर ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं, अर्थ फोर्स नहीं लगा रही होगी, बल्कि इस पूरे बॉडी का, इस पूरे सर्किल का जितना भी मास है वो इस पॉइंट पर आकर सिमट जाएगा। अर्थ खाली इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है बाकायदा फेट लगाकर। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास आ जाता है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारे इस चैप्टर का, तो अब हमने वो छोटा सा टॉपिक भी पढ़ लिया, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स हैं जी, उन न्यूमेरिकल्स को हम कर लेंगे इजीली जब हम अगला चैप्टर 7वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल को देख लेंगे, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट, इतने काम के नहीं होते। सिर्फ दो शुरू के 2 न्यूमेरिकल ही काम के हैं, बाकी सारे तो बेकार है। तो इनके न्यूमेरिकल को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। इनके न्यूमेरिकल चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा जब चैप्टर 7 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो अब हम डायरेक्ट चैप्टर 7 शुरू कर लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मिड टर्म में आपके पास जो है मेरे ख्याल से 7वां भी चैप्टर है, 8वां भी चैप्टर है, तो इसलिए हम डायरेक्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर 6 पढ़ लिया। चैप्टर 6 में जितनी भी टर्म्स थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंक्लूड करके हमने वो तमाम टर्म्स को पढ़ ली। अभी हमने चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। सिर्फ 2-3 शुरू के न्यूमेरिकल हैं, वो काम के हैं। बाकी जो डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो जरा लेंथी होते हैं, पेपर में वो नहीं आते, क्योंकि वो एक 1.5-2 पेज के होते हैं। पेपर में आपके 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, उस हिसाब से ये बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो नहीं देते। तो खाली आपके इस चैप्टर 6 के शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल काम के हैं, तो अब उन 2-3 न्यूमेरिकल को करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अब डायरेक्ट चैप्टर 7 शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 7 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जब हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, तब हम हाथ के हाथ चैप्टर 6 के जो 2-3 न्यूमेरिकल होंगे हम उनको भी देख लेंगे। चैप्टर 7 हम शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का नाम 2 हिस्सों में तकसीम है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका 2 हिस्सों में तकसीम है। इस चैप्टर में हमारे पास शुरू के हिस्से में हम ये पढ़ेंगे जी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और फिर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा आएगा, उस दूसरे पार्ट के अंदर हम ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है जी। यूनिफॉर्म आपने पहले पढ़ा है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी आता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी वेलोसिटी, इधर यहाँ पर मतलब होगा एक जैसी वेलोसिटी। और सर्कुलर मोशन भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है जी, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा होता है, बाकायदा एक सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला जो है वो फिक्स होता है। तो ये एक मोशन ले रहा हूँ मैं स्टडी के लिए, ये इसका सेंटर हो गया O, और ये एक ऑब्जेक्ट है A के नाम से। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस गोल दायरे में घूम रहा है ऐसे, ये एक सर्कुलर मोशन हो गया। क्योंकि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसका पाथ सर्कुलर हो, सर्कुलर पाथ हो, और डिस्टेंस जो है सेंटर से वो फिक्स हो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स। ऐसे मोशन को आप सर्कुलर मोशन कहते हो। तो देख ले जी, ये ऑब्जेक्ट बकायदा एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, और जो सेंटर से फासला है इसका, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, जिसको आप रेडियस कहते हो, ये किसी भी पॉइंट पर ले लोगे आप सेम होगा, किसी भी पॉइंट पर आप ले लें ये सेम होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स। ऐसे पाथ, ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है और सेंटर से उसका फासला एक जैसा है, उसको आप सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पर फासला जो है वो कम है, यहाँ फासला देखें ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा, तब सेंटर से फासला डिफरेंट हो रहा है, लिहाजा ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी भी फिक्स हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि अगर ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। सी पॉइंट अगर आप ले लें, तो सी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। आप देख रहे हैं एक जैसी रफ्तार है। तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बकायदा
एक गोल रास्ते में घूम रहा होगा, गोल पाथ में घूम रहा होगा, सेंटर से उसका फासला फिक्स होगा जिसको आप रेडियस कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आप मेजर करें सेम आ रही होगी, फिक्स आ रही होगी, यानी एक जैसी वेलोसिटी, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा होगा, दूसरा उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो फिक्स होगा जिसको हम रेडियस कहते हैं, और तीसरा उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स होगी। ऐसे मोशन को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपकी अर्थ सूरज के गिर्द घूम रही है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है आपकी अराउंड अर्थ, अराउंड सन, या दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, या तीसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये जो आपका मून जो है, चांद, वो आपका अर्थ के गिर्द जो घूम रहे, दे ऑल आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि हमारी जो अर्थ है जो सूरज के दरमियान घूम रही होती है वो फिक्स रफ्तार से घूम रही है, गोल दायरा। चांद जो आपके अर्थ के दरमियान घूम रहा है वो भी सर्कुलर पाथ है और फिक्स रफ्तार से घूम रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है वो भी एक फिक्स रफ्तार के साथ घूम रहा होता है और सर्कुलर पाथ होता है। तो दे आर द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एक ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा हो, एक बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला एक ही जैसा होगा जिसको आप कहोगे रेडियस दो, और तीसरा उसकी रफ्तार भी फिक्स होगी, इसको आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं जी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये एक और एग्जांपल ले ली मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये सेंटर हो गया ओ के नाम से, फिलहाल ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ठीक है। ओ से लेके ए तक का ये जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हो रेडियस। अब ये ट्रेवल करते करते सपोज करें जी बी पॉइंट पर पहुंच गया, और बी से जो ओ तक का डिस्टेंस है वो भी आर कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होता है तो हमें एक नजर आ रहा है जी सेंटर से एक एंगल बन रहा है। ऑब्जेक्ट जितना आगे बढ़ता जाएगा सेंटर का ये एंगल उतना बढ़ता जाएगा। सपोज करें जी अब ऑब्जेक्ट आपका सी पर पहुंच गया, सी से देखें ऑब्जेक्ट, अब एंगल आपका बढ़ गया, अब आपका एंगल जो है वो बढ़ गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो वो सेंटर से एक एंगल बना रहा होता है, उस एंगल को आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी कि जब ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होगा तो एंगल जो सेंटर से बना रहा है उस एंगल को आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल सस्टेन एट द सेंटर, ठीक है जी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ए पे था, यानी कि स्टार्टिंग पे था, यानी कि ए पे था, सेंटर पे कोई एंगल नहीं था। जब ए से बी हुआ तो अब देखें सेंटर से एंगल जी वाला एंगल हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर जब बी से वापस सी पे गया तो अब देखें ए के एतबार से आपका एंगल बढ़ गया, ये एंगल हो गया अब आपका नया। तो ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मालूम करने का, वो फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। लेकिन आपने वो फॉर्मूला भी यहाँ नहीं पढ़ना, वो आपने हायर क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस फॉर्मूले को यूज करना, लगाना, वो देखना। बस हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में होता है तो आपके एंगल, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से बकायदा एक एंगल बना रहा होता है। जितना ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता रहेगा उतना वो एंगल बढ़ता रहता है। That angle is called the angular displacement. It is denoted by theta and its formula is S upon R. उसके बाद आते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी पर पिछली चैप्टर्स के अंदर हमने वेलोसिटी का टर्म पढ़ा है जी। वेलोसिटी क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है तो हर एक सेकंड के बाद कितना फासला तय कर रहा है, यानी उसके फासले में कितनी तब्दीली आती जा रही है एक एक सेकंड के बाद। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर का फासला तय करता जा रहा है। हर सेकंड के बाद उसके अंदर 10 मीटर का चेंज आता जा रहा है, उसके डिस्टेंस में 10 मीटर का चेंज आता जा रहा है। ये वेलोसिटी होती है, हमने पिछले टर्म में पढ़ा है। तो अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को देखें, इसी ऑब्जेक्ट की हम एक सैंपल लें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो ये हमारे पास एक गोल दायरे वाला मोशन आ गया जी।
ये हमारे पास सेंटर हो गया O, पॉइंट ए पर है अभी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए पर है आपका। ए के एतबार से एंगल देख लेते हैं जी क्या है, अभी तो एंगल कोई भी नहीं है। अब सपोज करें ट्रेवल करते करते ये आ गया बी पर, और अब बी के एतबार से देखें आपका एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल, इसको आप कह लोगे थीटा। अब ये बी से चला गया आगे सी पर, और अब एक नया एंगल बन जाएगा सी के एतबार से। अब आपका एंगल जो है वो बढ़ गया, नया एंगल आ गया। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितना आगे बढ़ता जाएगा आपका ये जो एंगल है ये चेंज होता रहता है, एंगल इज चेंज हो रहा है। शुरू में आपको देखें एंगल, अगर हम एक वैल्यू ले लें तो हमारे पास, अगर मैं वैल्यू लेके बात करूँ तो शुरू में हमारे पास जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे था तो हमारा एंगल था फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। अब जब वो सी तक पहुंच गया तो अब ए के एतबार से सी तक का एंगल आपको कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री, बढ़ गया, तब्दील हो रहा है। सी से आगे चला लेते हैं हम इसको, डी तक लेके चले जाते हैं, तो अब देखिए जी अब आपका एंगल कितना हो गया, ये हो गया आपका एंगल ए के एतबार से, ये और बढ़ गया, ये मेरे हिसाब से तकरीबन 120 हो गया। चेंज हो रहा है ना एंगल, ऑब्जेक्ट जितना आपका गोल घूमता जाएगा एंगल इज चेंज, एंगल चेंज होता जा रहा है। इस चेंज इन एंगल को आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड के अंदर एंगल में कितनी तब्दीली आ रही है। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है इट क्रिएट एन अनदर एंगल, जितना वो आगे जाता जाएगा उसके एंगल में उतनी तब्दीली आती रहती है। शुरू में एंगल 30 था, फिर 90 हो गया, फिर 120 हो गया, और आप बढ़ाते जाओ एंगल और बढ़ता जाएगा। आप घड़ी की मिसाल ले लो, जब आपका ये घड़ी है मिसाल के तौर पे 3, 2, 1, 12, 11, 10, अब 3 से स्टार्ट कर रहे हो आप, सपोज करो जब आपकी सुई 2 तक आई एंगल आप देख लें छोटा है 30 है फॉर एग्जाम्पल। आपकी जब सुई 12 तक गई अब आपका एंगल बढ़ गया, कितना हो गया 90 डिग्री। जब आपका आपका जो आपकी सुई है जब 9 तक आती है तो अब आप देखो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होता है उसका एंगल फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। जितना वो आगे बढ़ता जाएगा, जितना वो गोल घूमता जाएगा एंगल उतना ही इंक्रीज होता रहता है। तो इस एंगल के अंदर टाइम के एतबार से, एक एक सेकंड के एतबार से कितनी तब्दीली आ रही होती है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे मैं इसको डिनोट करते हो आप ओमेगा से। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जी 30 डिग्री पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक सेकंड, पर सेकंड मतलब एक सेकंड, हर एक सेकंड के बाद 30 डिग्री एंगल में चेंज आ रहा है। यानी अगर उसका पहले सेकंड के अंदर हमने एंगल देखा 30 डिग्री है तो दूसरे सेकंड बाद कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरे सेकंड बाद कितना हो जाएगा 90 डिग्री, चौथे सेकंड का कितना हो जाएगा 120 डिग्री, पांचवें सेकंड बाद कितना हो जाएगा 150 डिग्री, छठे सेकंड बाद कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हर एक सेकंड के बाद 30 डिग्री का चेंज आ रहा है, इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो दो टर्म्स हो गई जी। जब आपका ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है तो जो सेंटर से एंगल बन रहा है उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उस एक एक सेकंड के बाद उस एंगल में कितनी तब्दीली आ रही होती है इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, दो टर्म्स हो गई। ओमेगा को, इसको सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा, ये सिंबल जो डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ ये ग्रीक लेटर होता है, इसका मतलब होता है ओमेगा। ओमेगा से आप इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वैसे वो आपका भी मैट्रिक में है नहीं, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इनके यूनिट की हम बात कर लें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो रेडियन होता है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। ये हम एग्जाम्पल हटा देते हैं। ठीक है जी, तो दो आपके पास टर्म्स हो गई, दो चीजें आपको बता दी मैंने, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से रिपीट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होगा सेंटर से उसका फासला फिक्स होगा
और उसकी वेलोसिटी फिक्स है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो एक चीज उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एक चीज होती है उसमें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जितना वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा एंगल बनता रहता है, तो दैट पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ए से बी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, ए से सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 90, ए से डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 120। तो ये जो एंगल बन रहा है ना सेंटर से, इस एंगल को आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डिनोट करते हैं थीटा से, इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन। डिग्री भी होता है, हम एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, लेकिन फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट होगा रेडियन। जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी हर एक सेकंड के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल या थीटा में कितनी तब्दीली आ रही है, कितना चेंज होता जा रहा है एंगल, कितना एंगल में इजाफा होता जा रहा है, चेंज कितना आता जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री पर सेकंड है, तो इस मतलब क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड के बाद 30 डिग्री का एंगल ऐड करता जाएगा। पहले वो 30 था, 30 डिग्री का एंगल ऐड हो गया, कितना हो गया 90, फिर 90 में मजीद 30 डिग्री का एंगल ऐड हो गया, अगले सेकंड बाद कितना हो गया 120। इस हिसाब से आप उसकी वेलोसिटी बना लोगे, आप बता दोगे अगले सेकंड के बाद वो कितना आगे होगा, कितना एंगल बन जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जी, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो सारी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, इससे ज्यादा डिटेल आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर है। फर्स्ट ईयर में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला, तो हम यहाँ नहीं करेंगे ऐसा, हम इसको अलग अलग ही रखेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी यहाँ फर्स्ट मैट्रिक में नहीं है तो हम उसको भी स्टडी नहीं करते। इनकी डायरेक्शन के मामले भी होते हैं जी, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है राइट हैंड रूल से निकलता है, लेकिन वो भी वही बात फर्स्ट ईयर में यहाँ नहीं। आगे आते हैं जी, अब हमें एक चीज पढ़नी है एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फिर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जी, जो कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर है, ये उसका सेंटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है जी, अभी फिलहाल ए पॉइंट पर है, मूव करते करते बी पॉइंट पर आ जाएगा, मूव करते करते सी पॉइंट पर आ जाएगा, मूव करते करते डी पॉइंट पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। लीनियर वेलोसिटी वही जिसको आप v से डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैं उस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जिसको आप v से डिनोट करते हो, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इस लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इस वाली की जो हमने फिक्स ली थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो गोल घूम रहा है, एक ए पॉइंट पे था, फिर ट्रेवल करते करते बी पे आ गया, सी पे आ गया, डी पर आ गया। इसकी लीनियर वेलोसिटी, चूंकि हमने बात की हुई है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम इसकी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। ये फिक्स होता है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी ए पॉइंट पर भी ये लीनियर वेलोसिटी अगर फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है, तो बी पॉइंट पर भी इतनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, सी पॉइंट पर भी इतनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, और डी पॉइंट पर भी इतनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। है तो ये फिक्स, इट इज फिक्स, इट इज कांस्टेंट, इट नॉट चेंजेस, चेंज नहीं हो रही। आप देख रहे हैं ए बी सी डी चारों पॉइंट पर फिक्स है, मगर इसकी डायरेक्शन गड़बड़ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसे कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे कर्व सर्कुलर मोशन में कैसे गोल दायरे में नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। इट ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसकी डायरेक्शन आपको मिलती है। तो अगर हम इस इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें, तो ए पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, सी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और डी पॉइंट पर कैसे होगी, ऐसे।
ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी आप कर्व नहीं बता सकते, क्योंकि कर्व नहीं होती उसकी डायरेक्शन, इट ऑलवेज विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ए पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, उसकी डायरेक्शन कैसी है ऐसे। बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो गई, अब आप उसकी डायरेक्शन देखें ऐसी है। सी पॉइंट पर स्टिल उसका मैग्नीट्यूड एक ही जैसा है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई सी ऐसे। और डी पॉइंट पर भी आप देखें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हुई है। हर पॉइंट पर जब भी ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी फिक्स होती है, उसकी डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। फिक्स है क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, वो एक ही जैसी रफ्तार से घूम रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज है। वेलोसिटी हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को बाहर धकेलना चाह रहा है। लेकिन ए पॉइंट पर कैसे चाह रही है जी, बॉडी चाह रही है ऐसे निकल जाए, लेकिन नहीं हो रही, बॉडी गोल घूम रही है। बी पॉइंट पर भी चाह रहा है जी ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं जी, गोल घूम रहा है। सी पॉइंट, डी पॉइंट, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या करती है, इंटेंड टू मूव आउटसाइड द सर्कल। वेलोसिटी कोशिश करती है ऑब्जेक्ट सर्किल तोड़ दे, सर्किल से बाहर निकल जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा होता। व्हाई? बिकॉज द सेंटर इज अप्लाइंग अ फोर्स। सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है। अगर आपका सेंटर ये फोर्स अप्लाई ना करे तो फिर वेलोसिटी अपना असर दिखाएगी, ऑब्जेक्ट बाहर। आप एक पत्थर लें, उसको एक रस्सी से बांध दें और आप उसको गोल गोल घुमाएं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं। ये आपकी रस्सी हो रही है जी, या आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप घुमा रहे हैं, या आपने हाथ से पकड़ा हुआ है, या आपका हैंड, और आप ये पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं। आपका हाथ जो है वो सेंटर है, और सेंटर वो फोर्स, आपका हाथ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब तक आपका हाथ है, सेंटर मौजूद है, फोर्स अप्लाई हुई है, ये बॉडी गोल दायरे में घूम रही। आपने 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 इस रस्सी को छोड़ दिया, यानी आपने ये फोर्स खत्म कर दी, खत्म कर दीजिए। अब क्या होता है, पत्थर गोल दायरे में घूमता रहेगा? नहीं, पत्थर यहाँ है बाहर, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को गोल घुमा रहे होते हो, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो सेंटर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। इस फोर्स की वजह से आपका ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये गोल दायरे में घूम रहा है। अगर आप सेंटर को खत्म कर दें, सेंटर की उस फोर्स को खत्म कर दें, फिर आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में नहीं घूमेगा, बल्कि जो वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर है तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर है तो ऐसे, यहाँ पर है तो ऐसे, यहाँ पर है तो ऐसे। इस एग्जाम्पल के अंदर जब आपने पत्थर को रस्सी में बांध के गोल घुमा रहे हो, तो आपका हाथ सेंटर है और आपका हाथ वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये अर्थ है जी, ये अगर अर्थ घूम रही है, बीच में सूरज है, तो सूरज की जो ग्रेविटेशन होती है वो फोर्स दे रही होती है आपको। अगर आपने सूरज को तबाह कर दिया, खत्म कर दें, सूरज निकाल दें, तो वो सेंटर वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, अर्थ आपकी गोल दायरे में नहीं घूमेगी, अर्थ बाहर निकल जाएगी। अगर ये आपका मून है, तो ये जो आपका सेंटर है अर्थ, इसकी ग्रेविटेशन वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो आपका फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो हर एग्जाम्पल में सेंटर इज अप्लाइंग अ फोर्स, सेंटर इज अप्लाइंग अ फोर्स। हर एग्जाम्पल, जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, हाथ से पत्थर घुमाने वाली, सूरज और अर्थ वाली, मून और अर्थ वाली, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाली, तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। जब तक ये फोर्स होगी, आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में एक सर्कुलर मोशन में रहेगा। अगर आपने ये फोर्स हटा दी, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गोल दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के एतबार से वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो दैट सेंटर इज अप्लाइंग अ फोर्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट रोटेट या इन सर्कुलर मोशन। सेंटर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है। अगर आप सेंटर को खत्म कर देंगे, ये फोर्स खत्म हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में नहीं घूमेगा, बाहर निकल जाएगा। इस सेंटर से लगने वाली जो फोर्स है, इसको हम कहते हैं एफसी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सूरज और अर्थ के केस में अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मून और अर्थ के केस में अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियस जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा होता है वो है। और आपके जो पत्थर घुमा रहे थे
उस केस में जो आपके हाथ ने अप्लाई की हुई है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द सेंटर टू मेक द ऑब्जेक्ट रोटेट इन अ सर्किल। ये वो फोर्स है जो सेंटर अप्लाई कर रहा होता है ताकि आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, नहीं तो वेलोसिटी उसको दफा कर देगी, निकाल देगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय Fc। इसको मालूम करने का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये फोर्स है लिहाजा इसका यूनिट भी न्यूटन ही रहेगा। तो जिस तरह हमने चैप्टर 4 में देखा था कि फोर्स हमारे पास दुनिया में कई शक्लों में पाई जाती है। अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगा रही होती है तो उसको आप वेट कहते हो। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध दिया, रस्सी पे फोर्स आ गई तो उसको आप टेंशन कहते हो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगाकर मूव कर रहे हो तो जो अपोजिंग फोर्स आ रही होती है उसको आप फ्रिक्शन कहते हो। और अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है, तो जो सेंटर फोर्स लगा रहा होता है उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स है जो कि स्पेशल केस के अंदर है। जब आपका ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होगा तो जो सेंटर फोर्स लगा रहा होगा इट इज एन स्पेशल केस। तो जो सेंटर फोर्स लगा रहा होता है दैट सेंटर फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय Fc। इट्स फॉर्मूला इज mv² अपॉन r। व्हाट इज m? m मास है, v क्या है? ये वेलोसिटी v है, और r क्या है? रेडियस। इसका यूनिट न्यूटन होता है। इसका फॉर्मूला ये ऐसा क्यों बन गया जी? वाई इट इज फॉर्मूला इज mv²? इसको हम ड्राइव करेंगे लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इसको हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, दो तरीकों से हम इसको बयान करते हैं। पहला तरीका, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। याद होगा आपको? डायरेक्शन याद होगा आपको? लॉ इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये है जिस न्यूटन का सेकंड लॉ का शुरू का हिस्सा। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, उसके मुताबिक फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन दो बातों को अगर हम हटा दें से पहले से की बात करें, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये मौजूद है, आपने इसको मूव करने के लिए ऐसे फोर्स अप्लाई करी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर आपने इसको मूव करने के लिए ऐसे फोर्स अप्लाई करी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो दो बातें हैं इस बात के अंदर, जब भी आप फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन पैदा होगा और एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर देख रहे हैं कि सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, यही वो फोर्स, ये है ना, या फोर्स आ गई, सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, चूंकि यहाँ फोर्स है तो यहाँ एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन की तरह यानी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जरा ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स में डायरेक्शन की बात देख लें। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसकी डायरेक्शन है, कि मैं बताना भूल गया था, टुवर्ड्स सेंटर। चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिहाजा ये भी एक वेक्टर होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। ठीक है, ये एक बात बताना भूल गया था। तो वापस आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब भी फोर्स लगती है एक्सेलरेशन पैदा होता है और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। तो चूंकि यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे सेंटर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लिहाजा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस
ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। वो एक्सेलरेशन जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से पैदा होता है उसको आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है क्योंकि सेकंड लॉ आपको कहता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है जी कि अगर हम इधर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, ये वाली वेलोसिटी, तो हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, 20 20 20 20 मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है, डी पे अलग है। एक्सेलरेशन आप किसको कहते हो? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में होने की तब्दीली, वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी कुछ इस तरह तब्दील हो रही है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तब्दील हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं हो रहा हो, सिर्फ डायरेक्शन तब्दील हो रहा हो, उसको आप कहते हो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आपकी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों तब्दील हो रही हो। मिसाल के तौर पे आपके पास वेलोसिटी शुरू में आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन ऐसे। उसके बाद वेलोसिटी आ रही है जी 40 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन सपोज करें चेंज नहीं हो रही। अब ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भले चेंज हो ना हो, इसको आप कहते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप देखते हैं जी कि वेलोसिटी 20 मीटर, बाद में भी वेलोसिटी 20 मीटर, फिर वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन तब्दील हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। तो ऐसा खास किस्म का एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। दो डेफिनेशन हो जाती हैं जी। अभी देखें, पता नहीं अजीब सा हो गया, ये क्या हो गया पता नहीं, खुद ब खुद हुआ ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया। तो दोबारा जरा रिपीट करूं यहाँ तक। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है? आपका ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा है तो सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उस फोर्स को आप कहते हो सेंट्रिपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका यूनिट होता है न्यूटन। जबकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो गई, लिहाजा एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसकी और सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के एतबार से फिक्स है, डायरेक्शन में तब्दीली हो जा रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग हो रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को जो वेलोसिटी में डायरेक्शन की तब्दीली से आती है, मैग्नीट्यूड की तब्दीली से नहीं, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको आप कहते हो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप AC से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है v²/r। इसका यूनिट जो है, चूंकि ये है तो एक्सेलरेशन, लिहाजा इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी डायरेक्शन वही सेंट्रिपिटल फोर्स वाली होती है, यानी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो इसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे कि सेंट्रिपिटल फोर्स की होती है। अब आते हैं हम उस तरफ कि जी ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। डेरिवेशन ऑफ Fc is equals to mv²/r। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F is equals to ma। लेकिन ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फोर्स नहीं होगी, ये फोर्स कहलाएगी Fc, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स। मास कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन
अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपके पास तमाम फोर्सेस का फॉर्मूला, ये हो गया आपके पास खाली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी का फॉर्मूला यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है, वी स्क्वायर अपॉन आर। लिहाजा इस ए सी की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दें, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब एफ सी क्या हो गया, एफ सी इज इक्वल टू एम, ए सी की जगह आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका एफ सी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक जरा दोबारा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा हो, सेंटर से उसका फासला एक जैसा हो और उसकी वेलोसिटी फिक्स हो, तो उसको आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एग्जांपल्स हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा होगा तो जो सेंटर से एंगल बनाता है उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से इसको डिनोट करते हो। इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, इसका यूनिट है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी, जितना जितना ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होगा उसके एंगल में उतनी तब्दीली आ रही होती है, तो हर एक सेकंड के बाद एंगल में कितना चेंज आ रहा है, एंगल कितना बढ़ रहा है, इसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर वेलोसिटी। इसको सिंबल है इसका ओमेगा और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन टी, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। फिर हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो सेंटर फोर्स अप्लाई करता है ताकि ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूमे, इस फोर्स को आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है क्योंकि सेंटर लगा रहा है, अर्थ लगाते हैं तो अर्थ की तरफ होती है, सेंटर लगा रहा है तो सेंटर की तरफ है। इसका यूनिट न्यूटन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, यहाँ फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या फिर हम इसको ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो खाली डायरेक्शन में तब्दीली होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप डिनोट करते हो ए सी से, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही एक्सेलरेशन वाला, और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह होती है। और ये हमने एफ सी वाले फॉर्मूले को ड्राइव किया। यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस हिस्से को स्टार्ट करेंगे यानी ग्रेविटेशन को। तो अब अगर आपको इस पार्ट के अंदर यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन